नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने कि पुनः संवाद का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, मोहित खान वाला मामला आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी का नेता जिस पर एक नाबालिग के गैंगरेप का आरोप लगा, पॉक्सो में अंदर गया, अब उसको जमानत मिल गई है। कहा जा रहा है कि डीएनए मैच नहीं किया और परिवार का आरोप है, पीड़ित परिवार का, कि डीएनए बदल दिया गया, सांसद उसको बचा रहे हैं। सर, ये पूरा मामला आपको क्या लगता है, क्या सच में डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, बदला जा सकता है? अंजू जी, उस बदलू में काले धब्बे को कौन भूल सकता है। और आज भी मेरी याददाश्त में वो ऐसे ही है जैसे वो एक त्रासदी कल हुई हो। हालांकि हुई थी 29 जुलाई 2024 को, और इसमें बड़े रसूखदार मालदार लोग, पॉक्सो केस में इनके ऊपर आरोप लगे थे। मोहित खान स्वयं भी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सदस्य, और बड़ी उसकी एक पहुंच और पैठ थी अपनी पार्टी में। लेकिन जब इसने एक माइनर के साथ ये किया, आप याद करें कैसे लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए, कैसे लोगों ने छाती पीटना शुरू किया। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन की, इन दोनों के ऊपर चार्जशीट लगी। चार्जशीट लगी ही नहीं, उसके नौकर राजू खान को तो जरूर 20 साल की सजा मिल गई, लेकिन मोहित खान को इन्होंने बरी कर दिया। बरी कर दिया, लेकिन पॉक्सो में बकरे की मां कब तक खैर मनाए। गैंगस्टर के एक्ट के केस में ये मोहित खान अभी जेल में है और जेल में ही रहेंगे, वहां की शोभा बढ़ाएंगे जेल की। अब बात आती है इसके ऊपर, पीड़िता की मां से जब बातचीत की गई तो पीड़िता की मां ने खुल करके ये आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा, ये दैनिक भास्कर ने भी इसको कहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने मोहित खान की डीएनए की जो रिपोर्ट थी उस प्रकरण को मिल करके एन केन प्रकारेण उसको बदलवा दिया, जिससे कि ये उसका लाभ पाकर, संदेह का लाभ पाकर के, क्योंकि वो मिसमैच हो गया और मेडिको लीगल एविडेंस बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और चूंकि वो मिसमैच हो गया डीएनए की रिपोर्ट, और इसलिए मोहित खान बिल्कुल बच गए पॉक्सो एक्ट से। लेकिन गैंगस्टर की सजा चलेगी ही। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर है कि इस पूरी चीजों को जो मिलान हुआ था, और भी तौर तरीके हैं डीएनए मैपिंग कराने के, उसकी मैपिंग करा करके दोबारा कराई जाए मोहित खान और उसकी। क्योंकि एक बार में ऐसा नहीं है कि चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से नहीं। एक बार दोबारा सैंपल लेके अंजू जी इसको दोबारा किसी अन्य लेबोरेटरी में भेजा जाए, तब मैं मान लूंगा। अगर वो मिसमैच हो जाता है हम मान लेंगे मिसमैच है। लेकिन पीड़िता की मां अगर कह रही है, क्योंकि पीड़िता की मां, ऐसा कोई काम कौन मां करेगी कि अपने बच्ची और अपने परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। लेकिन अगर ये कर रही है, लेकिन ये भी मालूम पड़ा है कि स्थानीय पुलिस ने 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उसके घर के बाहर सुरक्षा के लिए। इसके लिए संतोष का विषय है। लेकिन इस चीज को भी देखें कि सपा सांसद के ऊपर अगर आरोप है और कहां पे, किस जगह, किस लेबोरेटरी में गया था, विवेचक और स्थानीय पुलिस अपने को संतुष्ट कर ले कि साक्ष्य के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और साक्ष्य जैसा था वैसे ही स्पष्टता के साथ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। और अगर नहीं किया गया तो दोबारा उसकी जांच जरूर करवा लें, क्योंकि एक तो वो भी सैंपल है और दोबारा सैंपल लेना है किसी अन्य लेबोरेटरी से जरूर करवा लें। इतनी तो कृपा कम से कम इस केस के ऊपर, पीड़िता के ऊपर, पीड़िता के परिवार पे होनी ही चाहिए थी। आप याद कर लें कि किस तरीके से लोग छाती पीट पीट करके रो रहे थे। बल्कि जब मालूम पड़ा कि मीडिया आ गया तो दोबारा रोने लगे, क्योंकि रोना विलाप जब खत्म हुआ, मालूम पड़ा मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, तो फिर फूट फूट के रोने लगे। बहरहाल, घड़ियाल के आंसू, उनके क्या महत्व दिया जाए घड़ियाली आंसू की, लेकिन ये एक बदनुमा धब्बा था पवित्र तीर्थ स्थल का। और इसमें जो भी दोषी हों, मैं समझता हूं कि मोहित खान और राजू खान, इनकी वैसे भी शोहरतें आम बहुत ही खराब थी। इनकी जांच की जाए। गैंगस्टर एक्ट में आपने चार्जशीट किया है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके दोबारा परीक्षण भ्रूण का जरूर कराएं। इतने संगीन आरोप के बाद सबकी जांच होनी चाहिए। सर, क्योंकि देखिए पॉक्सो के तहत जमानत होना बड़ा मुश्किल काम होता है। हमने तो यही सुना है कि बहुत बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्राइम सीन को लेकर भी जो पुलिस थी, उन्होंने विरोधाभासी रिपोर्ट सामने रखी। कभी कहा गया कि बेकरी के बाहर पेड़ के नीचे, कभी कहा गया बेकरी के अंदर। तो ये सब गफलतें क्यों सर? इन्वेस्टिगेशन क्या ढंग से नहीं किया होगा वहां की पुलिस ने? नहीं, ढंग से किया होता तो ये सब बातें सामने नहीं आती। और अगर आती है, अगर ये आरोप लगे हैं, मैं चाहूंगा कि पुलिस की तरफ से एक स्पष्टीकरण और एक वक्तव्य आना चाहिए। क्योंकि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, ये दिखाई भी पड़ना चाहिए कि न्याय हो रहा है। इन गंभीर, और वो भी पीड़िता की
मां के द्वारा अगर ये दिया गया है तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण स्थानीय पुलिस का आना चाहिए। वो ये तो कहें कि ये संभव है या नहीं है, और उन्होंने इस दिशा में क्या सावधानी बरती है, जिससे कि कम से कम जो संदेहास्पद जो बातें हैं उनका तो निराकरण हो सके। ये जो धुंध के बादल हैं, ये धुंध तो छटनी ही चाहिए, और इसके बारे में पुलिस का वक्तव्य। और रही बात विवेचना की, विवेचना का एक इन्वेस्टिगेशन प्लान होता है। इन्वेस्टिगेशन प्लान के तहत प्रत्येक बिंदु के ऊपर ये एक एल्गोरिथम होता है, और एल्गोरिथम के ऊपर हम चरणबद्ध तरीके से चलते हैं। अगर ये आरोप लगे कि घटनास्थल कहीं था, हमने क्राइम सीन प्रिजर्व नहीं किया, और क्या कारण से हमने प्रिजर्व नहीं किया, तो प्रत्येक आलोचना का बिंदुवार स्पष्टीकरण ये कर्तव्य है स्थानीय पुलिस का, विवेचक का, कि हम अपना स्पष्टीकरण दें, जिससे कि जनता में हमारी विश्वसनीयता बनी रहे और पीड़िता और उसके परिवार के साथ न्याय हो सके। सर यहाँ पर एक बात ये भी उठ रही है कि ब्लैकमेल करने के लिए इन लोगों ने वीडियो बनाया था उस बच्ची का, ये परिवार ने पहले भी कहा था, लेकिन अब जो रिपोर्ट रखी गई है कोर्ट के सामने उसमें वो वीडियो गायब है। वो वीडियो है ही नहीं जिनको कि सबसे बड़ा सबूत माना जा सकता था। तो आपको लगता है कि या तो वीडियो थे ही नहीं या उनको गायब कर दिया गया, कैसे समझा जाए इस बात को? दोनों पर संभावना है। संभावना नंबर एक कि वीडियो बना नहीं था, और आरोप, क्योंकि ऐसे परवर्ट्स लोग हैं और ऐसे मानसिक रूप से रुग्ण लोग हैं, वीडियो बनाते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन ये इतना हाई प्रोफाइल केस था कि अगर वीडियो था तो उसको गायब करने की कैपेसिटी, डिलीट तो हो सकता है, ये तो मैं मानता हूं कि जब मालूम पड़ा कि मामला तूल पकड़ रहा है तो उसको डिलीट। लेकिन पुलिस जो है कुकीज के जरिए या फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से या उसके और गहराई से अनुसंधान में, जो अनुसंधान के इन्वेस्टिगेटिव टूल्स होते हैं उसके माध्यम से वो रिट्रीव ही हो सकती थी, कुकीज के जरिए या उसके डिस्क से। लेकिन अगर ये प्रयास नहीं हुए, इन चीजों के बारे में भी प्रकाश आना चाहिए कि वीडियो था या नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। जितने भी आरोप लगते थे, ऐसा नहीं कि हम लोगों के ऊपर आरोप, लेकिन प्रत्येक आरोप का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका निराकरण देते थे, और ये भी कहते थे कि इसके बारे में आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो, अगर किसी ने वीडियो देखा हो, आकर के हमको बताएं। अगर वीडियो नहीं है तो हमें बता दें किस फोन से हुआ था, और अगर हुआ था किसी ने वो वीडियो देखा था, क्योंकि आरोपी तो कहेगा नहीं, आरोपी का हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति ने देखा था, चाहे पुलिस का हो या जनता का, वो सामने आए और बताए। ये विवेचना का एक पार्ट होता है। सर अब हालांकि कहा जा रहा है प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो माँ है पीड़ित लड़की की, वो ये भी कहती है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारा केस नहीं लड़ा गया। हो सकता है उसकी उम्मीद हो कि उनको बड़े बड़े वकील मिले। सर अगर दूसरी जमात वालों की बात की जाए तो आप देखो कि वो एक अपराध करते हैं और कितनी बड़ी बैटरी ऑफ लॉयर्स खड़ी हो जाती है उनके साथ, पता नहीं कहाँ कहाँ से फंडिंग आ जाती है। लेकिन इस मामले में आपको लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से चूक गया है, कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं? और ये भी आपको पता है सर कि छांगुर के मामले में भी पुलिस में शामिल लोगों के नाम सामने आए थे। अभी भी जो कांड हुआ है उसमें भी वो जिम वाला जो जिम जिहाद था उसमें भी पुलिस कर्मियों के नाम सामने आए। तो इस मामले में भी कहीं ऐसा हो सकता है कि अंदर खाने कोई गफलत जानबूझकर की गई हो डीएनए को लेकर? अंजू जी ध्यान सुने, आपके इस छोटे से प्रोग्राम के अंतर्गत ही विवेचना के ऊपर 3 प्रश्न तो आपने और हमने ही उठा दिए। सबसे पहले तो यह था कि अगर ये खल्त मल्त हुआ ही है, डीएनए रिपोर्ट, इसके बारे में स्पष्टीकरण। नंबर 2, जो वीडियो बना था आपत्तिजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और आपराधिक और पाशविक कृत्य का, वो वीडियो था या नहीं था, इसके ऊपर। तीसरी चीज ये थी कि आपने पीड़िता के यहाँ प्रोटेक्शन के रूप में 2 सीसीटीवी दिए हैं, और अगर पीड़िता की मां कह रही है कि यहां पर अच्छे वकील नहीं आए थे, और जिस हमें सूझबूझ के साथ प्रोसिक्यूट करना चाहिए था, परस्यू करना चाहिए था, अगर वो नहीं हुआ, तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर लिखना चाहिए था कि सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता जो हो सकता था, वरिष्ठतम अधिवक्ता जो हो सकता था, उसको जाना चाहिए था, कि न कि हम जाकर के कोई लुंज-पुंज तरीके से प्रोसिक्यूट करें। और इसके पीछे का कहीं भ्रष्टाचार, अगर ये चूके हैं, मैं मानना नहीं चाहूंगा, अगर ये चूके हैं तो इसके पीछे एकमात्र कारण है भ्रष्टाचार। जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। खैर ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये कोई विभाग भी नहीं कर पाएगा, लेकिन ये जरूर सकता है कि ये उनकी जीवन का आखिरी भ्रष्टाचार होना चाहिए। उनको सेवा मुक्त करके ऐसे प्रोसिक्यूटर को और ऐसे विवेचक को घर भेज देना चाहिए, अगर ये बात प्रमाणित होती है तो। सर आपको याद होगा एक निठारी कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसमें भी नौकरी फंसा था, आखिर में मालिक तो बरी हो गया था ऊपर जाकर। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, क्योंकि जो मालिक है वो हाई प्रोफाइल है भाई, उसके पार्टी से रिश्ते हैं और ये पॉलिटिकल केस है।
तो ऐसे में बचाने की कोशिशें तो की गई होंगी ना, जो लोग छाती पीट रहे थे उस वक्त, उनकी तरफ से क्या कोई कोशिश नहीं की गई होगी इस मामले को रफा दफा करने की, अपने नेता को बचाने की? ये साधन संपन्न लोगों का ये एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड मोडस ऑपरेंडाई है पूरी तरीके से। कत्ल तुम करो, जिम्मेदारी अपने नौकर के ऊपर। एक्सीडेंट तुम करो, जिम्मेदारी अपने ड्राइवर के ऊपर। रेप तुम करो, जिम्मेदारी डाल दो अपने नौकर के ऊपर। तो ये तो एस्टैब्लिश्ड है, लेकिन एक कुशल विवेचक सत्यनिष्ठ अगर कोई होगा तो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं ये बताना कि दोषी कौन है और दोषी कौन नहीं है। इसको होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपके प्रोग्राम को मैं मार्क करूंगा योगी आदित्यनाथ जी के महाराज के। मैं चाहूंगा इसकी विवेचना में अगर कहीं कोई चूक रह गई हो और प्रोसिक्यूशन में कोई चूक रह गई हो तो उस चीज को देख करके इसमें कम से कम डैमेज कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। उनको तो सर इस बात की भी चिंता है कि जब वो जेल के अंदर था तब भी उनको डराया धमकाया जा रहा था, और उनको लग रहा है कि अब वो बाहर आ जाएगा तब भी उनको उनकी जान को खतरा है। गैंगस्टर एक्ट में मोहित खान रहेगा और राजू खान रहेगा, लेकिन उनका गिरोह थोड़ी जेल में रहेगा। उनका गिरोह तो बिल्कुल बाहर है। और ये ऐसे बाहुबलियों का, ऐसे पापियों का एक मोडस ऑपरेंडाई होता है। परिवार को कैसे डराएं धमकाएं, कैसे उनको खरीदें, कैसे उनको हमवार करें। मैं उम्मीद करता हूं कि स्थानीय पुलिस जागरूक होगी और इसको होने नहीं देगी। इतना बड़ा पाप और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जागरूक रहते हुए ये पूरी कार्रवाई करा लें। जो एविडेंस रिकॉर्ड करना है शपथ पत्र के ऊपर मजिस्ट्रेट के सामने करवा लें। खैर पॉक्सो का तो निर्णय आ गई, व्यवस्था आ गई, लेकिन गैंगस्टर में कम से कम ये सुनिश्चित करें कि प्रभावी कार्रवाई हो और उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो जाए। गैंग तो भले ही जेल में न जाए, लेकिन संपत्ति तो सरकार खुद ही कर सकती, करना चाहिए भी 14(1) के अंतर्गत। और सर अब अगर हाई कोर्ट जाते हैं तो देखते हैं वहां पर क्या होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में भी सर नए सबूत तो आते नहीं है, पुराने सबूतों पर ही एक नए नजरिए से फैसला सुनाया जाता है। यही होता है ना हाई कोर्ट में। देखिए, आपने निठारी की बात की और मैं आपको आरुषि की बात करता हूं। आप देखिए कितने चरणबद्ध तरीके से, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आपने आरुषि मर्डर केस में देखा बड़े सम्मान के साथ कि जो ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था वो उसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। मैं जन चर्चा के ऊपर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो औचित्यपूर्ण नहीं है। इसी तरीके से निठारी में जो फ्लिप फ्लॉप हुआ, इधर के उधर, उधर का इधर, इधर का उधर, हर कोर्ट में हर नए जो आयाम आ रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट आपने बिल्कुल सही कहा, उन्हीं तथ्यों के ऊपर तो विचार करेगी जो कि विवेचना में जिनका समावेश हुआ हो। जो पहले तथ्य रखे गए होंगे उन्हीं पर तो हाई कोर्ट में विचार करेगा। लेकिन सर एक और मामला है जो यूपी के रामपुर से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि शख्स तो रामपुर का ही है और यूपी के ही 7 हिंदूवादी नेताओं को टारगेट कर रहा था। हालांकि पकड़ा गया वो गुजरात में, और अब वो गुजरात एटीएस के कब्जे में है। उसके भी बड़े खतरनाक इरादे थे सर। अंजू जी, कदाचित आप इसको कर रहे हैं जो फैजान शेख जो गिरफ्तार किया है गुजरात एटीएस ने, और इसको गुजरात के नवसार इलाके से जी गिरफ्तार किया गया है। टेलरिंग का काम करता है, 19 साल इसकी उम्र है और नवसारी जगह से इसको 25 जनवरी को गिरफ्तार किया गया, 26 जनवरी के पहले। अब एटीएस के ये सर्विलेंस पे थे। 19 साल के ये हजरत है, रामपुर के रहने वाले। रामपुर यहां से जहां पर आप हैं वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुरादाबाद रेंज का ये पार्ट है। और वहां से ये टेलरिंग का काम करते, पैसे बचा करके इन्होंने, एक आदमी को शौक होता पैसे बचा ले तो घर भेज दें, पैसे बचा ले तो अपने माता पिता को भेज दें, पैसे बचा लें तो शायद अपने लिए कुछ हम जमीन जायदाद कमरे बनवा लें। लेकिन इन्होंने पैसे बचा करके विस्फोटक और हथियार खरीदने का इंतजाम किया। इनके पास से 25 पन्ने उर्दू और अरबी साहित्य के चरमपंथी गतिविधियों के जो जिहादी साहित्य था वो बरामद हुआ। सर्वेलेंस में इनका ये कहना था कि हमने 7 लोगों को चिन्हित किया था और ऐसी मौत उनको देते कि दुनिया देखती रहती, और इस चीज को प्रोपगेट किया सोशल मीडिया पे। अभी आगे देखिए, इनको जो इनके दिमाग का रेडिकलाइजेशन हुआ था वो हुआ था अजहर मसूद की शिक्षाओं और उनके लेक्चर्स ने और अल कायदा और लश्कर तैयबा ने। तो ये तो इनकी सोहबत थी सोशल मीडिया की। पहले कहते हैं कि तुम अपने जो सर्वश्रेष्ठ, जो जैसे आपके पीछे जो पुस्तक है, द बुक्स दैट आई रीड आर एन एक्सटेंशन ऑफ माई पर्सन। अगर मुझे आपके व्यक्तित्व के बारे में, मेरे व्यक्तित्व के बारे में जानना है तो जो 5 किताबें मैं पढ़ रहा हूं उससे मेरे व्यक्तित्व का दर्पण है। आज की तारीख में अगर मैं ये कहूं, आपकी सोशल मीडिया ब्राउजिंग हिस्ट्री बताती है कि आपके मन मस्तिष्क में पक क्या रहा है। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में अक्सर मैंने देखा, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं, कोई जाता है तो कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाए हो, नहीं लाना भूल गए, कोई बात नहीं अपना मोबाइल फोन लाओ, पासवर्ड देके खोल दो जरा। साहब ये तो मैं नहीं दूंगा।
क्यों नहीं दोगे? तुम नहीं दे रहे हो मोबाइल फोन पासवर्ड देके, इसका मतलब कि दाल में काला नहीं, तुम जरूर ऑब्जेक्टेबल और अश्लील साइट्स पे जाते हो, दुनिया भर के फालतू चीजें तुम्हारे मोबाइल में। तो कई जो कहते हैं मोबाइल फोन खोलो पासवर्ड दे करके और हम चेक करेंगे कि तुम्हारी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है। मैं इसको सहमत नहीं हूं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी एक लॉ है और प्रत्येक सिटीजन का। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के एक लेने के अलग नॉर्म्स हैं, लेकिन इनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, एटीएस को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, पुलिस को वो बिल्कुल इंटेस्टाइन में हाथ डाल के निकाल सकती है कि आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है। ये उर्दू और अरबी के जो 25 पन्ने हैं अजहर मसूद और डॉक्टर जाकिर नाइक, अगर आपने सेव कर रखे हैं, डाउनलोड कर रखे हैं, तो क्यों कर रखे हैं? ये कौन सी विद्वता की बातें करने सवाल नरसंहार और जिहाद और गजवाए हिंद 2047 में भारत को इस्लामिक देश बनाने की जो ये मंसूबे तुम पाल रहे हो, चंडू खाने वाली, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जानेंगी ही। अब इनके पास से जो बरामदगी होती है, इन्होंने जिनको निशाना बनाया वो अपने, इनके प्लान्स क्या थे, इन्होंने सोशल मीडिया पे भी डाला था। दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, डॉक्टर प्रकाश, युधि राणा, अभिषेक, गौरव राजपूत, विक्रांत। दक्ष चौधरी ने कन्हैया कुमार को शायद थप्पड़ मारा था, ये जो कन्हैया कुमार जो आजकल राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप जो है, हाँ, ये जो 7 लोग हैं, इनका एक गो रक्षक एक ग्रुप भी है और इनके ऊपर और भी क्रिमिनल केसेस हैं। ये पूरी बात समझ ली, क्योंकि डायनेमिक्स तब समझ में आएगी। इनके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं और ये जाकर के मंच पे, 2 जगह मंच पे इनको सम्मानित किया गया। ये उनकी मजबूरी है, ये क्यों किया, ये उसका जवाब वो देंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने इनको अपने मंच पे बुला के सम्मानित भी किया। लेकिन किसी को कहेंगे हम इनकी हत्या करके दुनिया को दिखा देंगे और हम दिखा देंगे कैसे इनकी हत्या हम कर सकते थे। और कॉल डिटेल्स तो एटीएस खंगार ही रही है और ये 2 चैनल्स पे और ज्यादा बहुत क्रियाशील थे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। वहां ये सब ऑब्जेक्टेबल बातें भी आप मिली हैं। अब एटीएस के साथ इनका इंट्रोगेशन हो रहा है 25 जनवरी में, आज 5 ही दिन हुए हैं। अभी तो जब इनसे पूछताछ कड़ाई से होगी, और एटीएस गुजरात बड़ी प्रोफेशनल है, ये इनके सब कुछ निकाल लेगी, जो भी माल असबाब इनके पास है और जो भी इनके पास का हुआ है। रामपुर भी आकर के पूछेंगे कि आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर टेलरिंग तुम्हें करनी थी तो तुम रामपुर में भी कर सकते थे, एनसीआर में भी कर सकते थे, लेकिन नवसारी गुजरात में जाकर के तुमने ये करने की जरूरत क्या थी? तो ये तमाम चीजें जिसके बारे में जवाब ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत शातिर दिमाग का था, इसमें कोई दो राय नहीं। 19 साल की उम्र में अगर ये जो है धतूरे का बीज निकला और ये मालूम पड़ा कि जिहादी माइंडसेट का है, तो मैं एटीएस गुजरात को बधाई देना चाहूंगा और ये भी कहूंगा कि उनके द्वारा बहुत उत्कृष्ट पुलिसिंग का कार्य किया गया है। लेकिन गहराई से पूछताछ करके हथियार आदि बरामद करें और इसके सपोर्ट सिस्टम को भी बेनकाब करें। जो इसको रेडिकलाइज कर रहे थे उनको भी न्यूट्रलाइज करें। सर, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, मसूद अजहर और फिर वो अलकायदा, इन सबको तो फॉलो करा था सोशल मीडिया पर। और सर, हमने कई बार अपने प्रोग्राम में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की बात की है। वो जिहादी डॉक्टर जो अल-फलाह में मिले और फिर वो जो केजीएफ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर रमीजुद्दीन टाइप लोग, ये सब लोग जिस तरह से रेडिकलाइज हुए हैं सर, ये ऑनलाइन ही सब कुछ हुआ है। तो ऑनलाइन ये कैसे कैसे जो साइट से जिनको इनको नहीं पढ़ना चाहिए या भारत में अवेलेबल नहीं होने चाहिए, उस दिशा में भी आपको लगता है सरकार को बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है? ये सरकार सजग है, कार्रवाई कर रही है, उसका खुलासा करना ठीक नहीं है। पहले तो हम देखते थे कि जब खुले में जब कभी त्योहार या कभी समस्या होती थी तो जिसको पेट्रोलिंग कहते हैं, पेट्रोलिंग मतलब गश्त, पुलिसकर्मी व्हीकल से, अपनी कार से, अपनी जीप से, जिप्सी से, पैदल, घुड़सवार जाके पेट्रोल करते थे। अब इसको कहते हैं साइबर पेट्रोलिंग। साइबर पेट्रोलिंग में हमारे आईटी एक्सपर्ट जाकर के कैसे करते हैं वो भी बताना ठीक नहीं है, लेकिन जो सस्पिशियस लोग हैं उनके आधार पर ये चैनल करके उनकी सोशल मीडिया मूवमेंट्स और सोशल मीडिया एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। और किन साइट्स पे जो लोग ज्यादा जाते हैं, जो आते हैं, ये भी पता लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है और पता लग भी जाता है। और यहाँ तो छोड़ दीजिए, इंडिया में जो और पुलिस है दुनिया की, इजराइल है, चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, वो आपको जहां वो बैठे हैं इंडिया तक के लोगों की मॉनिटरिंग ये पुलिस एजेंसीज करती हैं। तो हमारी एजेंसीज भी कर रही हैं। हमने देर में शुरू किया, लेकिन अब हम किसी से 19 नहीं है। हम भी इस तरीके के रेडिकलाइज लोगों को चिन्हित करके उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं और उसी के आधार पर ये हजरत गिरफ्तार भी हुए हैं, उन्हीं मॉनिटरिंग के चलते हुए। तो
अब आप देख सकती हैं कि इसके जो मंसूबे थे और फैजान शेख की गिरफ्तारी इसका प्रमाण है कि बिल्कुल सही दिशा में हमारी एटीएस काम कर रही है। जी। सर, लेकिन आप सोचो कि इसको ये ऑनलाइन तो रेडिकलाइज हुआ, लेकिन ये अकेला तो हो नहीं सकता, इसके साथ और लोग भी होंगे जहाँ पे काम करता था। और आपको याद होगा अभी पिछले दिनों केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने एक मुहिम शुरू की थी जम्मू कश्मीर में कि जितने भी मस्जिद हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी स्टूडेंट वहां के बाहर पढ़ने जाते हैं, सबका बायोडाटा तैयार किया जाएगा, फोन खंगाले जाएंगे कहाँ से उन मदरसों को फंडिंग हो रही वगैरह वगैरह। तो भी कितनी हाय तौबा मची थी, क्योंकि वहीं से तो रेडिकलाइजेशन होती है, कुछ ऑनलाइन होती है, कुछ लोकल जो आपके मस्जिद और मदरसे होते हैं वहां पर हो जाती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अब इनको आपत्ति नहीं होगी तो क्या हमें आपत्ति होगी? इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यहाँ चोर की दाढ़ी तिनका, इनकी दाढ़ी में झाड़ के झाड़ लगे हुए हैं, इसीलिए इनको इतनी आपत्ति हो रही है। और इतनी आपत्ति इसीलिए हो रही कि कहीं ऐसा न हो कि ये दस्तयाब हो जाए या पकड़ लिए जाएं। तो सारा खेल अंजू जी ये है कि एक तो शक की बुनियाद पर आपके ऊपर हो रहा है। हमें आपको आपत्ति नहीं होगी अगर हम जाते हैं और एयरपोर्ट में हमारा फोन रखवा लिया जाता है, हमें आपको आपत्ति नहीं होती है। और उसके बाद जब हम जाते हैं तो इसको हम देखते हैं कि न सिर्फ इनको आपत्ति कि इनके फोन, इनके कॉल डिटेल्स, इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिनकी विजिट है उसमें भी आपत्ति है। हकीकत यह है कि यह तो हमें सेवा का मौका न दें, अब मौका देंगे तो सेवा होगी बड़ी कायदे से भरपूर। इसमें चेकिंग में किसी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखती ही होंगी कि कहीं वीआईपी का मूवमेंट अगर होता है, हम लोग किसी वीआईपी जाते हैं तो फोन वगैरह रखवा लिया जाता है, कोई बात ही नहीं, उसमें कोई बात ही नहीं है। आप अगर मुख्यमंत्री से मिलने जाए या जहां पीएम आ रहे हैं, फोन रखवा लिया जाता है, कोई उसमें बात ही नहीं, उसमें बुरा मानने कौन सी बात है। लेकिन यही है कि अगर हम कहने हम फोन लेंगे, ऐसी कौन सी जरूरत है? जहां मुख्यमंत्री जी बैठे हैं उनके ऑफिस में आप जा रहे हैं, गरज हमारी है, उनकी कोई गरज नहीं, तो आपको उनके नियम पालने होंगे। और इसी तरीके से कश्मीर में अगर स्थिति सामान्य नहीं है तो सामान्य करने में जो सुरक्षा उपाय कर रहे हैं उसमें कृपया करके सहयोग करें। और सर, केजीएमयू का जैसे अभी जिक्र है, केजीएमयू में जो डॉक्टर रमीजुद्दीन था, अब तो उसका वो दोस्त भी पकड़ा गया जो गवाह था जब उसने धर्मांतरण के बाद जबरदस्ती एक हिंदू युवती से शादी की थी। तो वहां पर भी पोल पट्टी तो इन सबकी खुली रही है। मतलब योगी सरकार अच्छे तरीके से जड़ें खोद रही है इनकी। अच्छी तरीके से खोद रही। और मुझे मुबारकबाद मैं देना चाहूंगा कि केजीएमयू में यहीं पे नहीं, जो वहां मजार वगैरह बनी है उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई हो कि गंगा जमनी तहजीब के आड़ में आप जाकर के जमीन जिहाद करें, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और रही बात आपने जो डॉक्टर साहब की बताई, तो उनकी तो शोहरत आम ये है, एक से शादी की, दूसरे से मंसूबे बनाए थे और 15 लड़कियों के डेटा इनके मोबाइल फोन से बरामद हुए। मतलब आप देखिए, डॉक्टरी करता था ये, दिन भर जो ये लव जिहाद करता था। और उसकी जो आप देखें कि एक गवाह भी पकड़ा गया है जो शारिक खान नाम है पीलीभीत का। अब पीलीभीत इंटरेस्टिंग क्यों है? पीलीभीत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जब ये भगा था डॉक्टर तो पीलीभीत में ही छुपा था, और जाहिर है कि ओरिजिनल इसकी रिहाइश पीलीभीत में थी, इसके और इसके जो बेशर्म बाप है इसका। तो पीलीभीत से ही ये पकड़ा गया है। गवाह वगैरह इसने कागज अपनी समझ में पूरे किए थे, लेकिन कागज पूरे करने के बाद भी इसकी जो हालात थे, इसकी बेहयाई देखें। और बेहयाई के दो कारण देखिए, वहां पर एक तो आपने इंतजाम नहीं किया, केजीएमयू में इंतजाम न करने के साथ साथ ये लव जिहाद का सिलसिला चला रहे थे। वहां पैथोलॉजी लैब में खुलेआम नमाज हो रही, जबकि केजीएमयू जहां पर है, जो भी लखनऊ का बाशिंदा है, हर गली में 10-10 मस्जिदें हैं, आप जाके वहां करें नहीं। लेकिन जब तक हमने अपना वजूद और अपनी ठसक नहीं दिखाई, जब तक हमने अपने बिल्कुल एक तरीके से हमने अपने को काबिज नहीं दिखाया, तब तक हमारी बात पूरी कैसे होगी। और अब मजार की बात आ जाए, मजार में बिल्कुल फतवा क्या, दुबई में मजार है, बहरीन में मजार है, सऊदी अरेबिया में मजार है। मजार इस्लाम में हराम है और अल्लाह पाक के अलावा कहीं सजदा करना भी हराम है। लेकिन आपको अगर जिहाद करना हो तो आप उसके अंदर जो हराम को हलाल और हलाल को हराम कर देंगे और वहां जाकर के ताबीज गंडे बांटेंगे, चादर और भेंट चढ़वाएंगे और वहां पर जाकर के वो प्रैक्टिसेस करेंगे जो टोटली अन इस्लामिक, इस्लाम विरोधी है। ये मौका परस्ती है और अलतकैया है, नहीं होना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि जो भी नाजायज मजार वजार हैं इनको ले ले कब्जे में। 700 साल पुरानी मजार, 700 साल 700 साल पहले लखनऊ का नाम कोई जानता था कि तुम्हारी मजार ही पहले बन गई? बेपेंदी के लोटे थाली के बैगन, जहां मौका मिले वहीं ढुलक करके अपने को स्टैब्लिश कर लेते हो तुम। ये इसका कोई औचित्य नहीं अंजू जी। इसके बिल्कुल बेरहमी के साथ इन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। और जो ये मजार की अतवल्ली मुतवल्ली है, इनके सारी संपत्ति होनी चाहिए जब्त, और इनको इनको एनएसए में, गैंगस्टर में जेल जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने
भूमि जिहाद किया है और इस पे एक तरीके से भू माफिया है ये, क्योंकि भू माफिया है इसलिए माफिया के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि लोग तो जहां मौका मिलता वहीं पर बैठ जाते हैं और वहां पर पता नहीं किसको दफन कर देते हैं और फिर उसको मजार बना लेते हैं। अभी तो ऐसी खबर आई थी सर कि बुल्ले शाह की पता नहीं कितनी जगहों पर मजारें हैं, उत्तराखंड में भी मजार है जबकि वो वहां कभी गया ही नहीं। तो आप सोचो कि जमीन हथियाने की नए नए चोचले इन्होंने पाल लिए हैं और इनको गंभीरता से लिया जा रहा है उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी। लेकिन अभी तो सर मोहित खान का जो मामला है बहुत संजीदा है। देखते हैं हाई कोर्ट में जब वहां पर जाता है प्रोसिक्यूशन तो क्या कुछ होता है। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद अंजू जी, बड़ी कृपा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।